अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करते हैं हीमेटोलॉजी। इसमें ये है कि पहले फीचर्स आपको पता है, सबसे पहला टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें आपको अच्छे से पता है कि क्या-क्या फीचर्स होते हैं एनीमिया के। उसमें सबसे पहले अपने पास आ गया कि वीकनेस, फैटीग और साथ में फैटीग और साथ में साँस लेने में मसला डिस्पनिया होता है। अब माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर होती है और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये बात ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है। अगर आपको ना वो ये बताता है कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, साथ में एनीमिया के फीचर्स बताता है और ये नहीं बताता कि कुछ ख़ास नहीं बताता थैलेसीमिया से रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड, तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है। ठीक है? अब ये है कि आयरन कहते हैं डाइटरी आयरन है वो ड्यूटेरियम में अब्ज़ॉर्ब होता है। जो आयरन है ना वो Fe2+ की फॉर्म में ड्यूटेरियम से अब्ज़ॉर्ब होता है। इसी वजह से अगर ड्यूटेरियम का मसला हो तब भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ड्यूटेरियम का ऑपरेशन हुआ हो, निकाली हो। अच्छा, जो आयरन है ना ये Fe3+ में होता है डाइट में, जो प्लांट्स में है ना, पालक वगैरह में Fe3+ की फॉर्म में होता है और इसको Fe2+ की फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड जो है, तो उसके बाद ये जज़ब होता है। अब बात ये है कि अगर सपोज़ किसी बंदे को गैस्ट्राइटिस चल रहा है कि जिगर का मसला है या फिर उसको एसिड प्रोडक्शन नहीं हो रही या पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी हुई है या कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी हुई है, ऐसे पेशेंट में भी एसिड ना होने की वजह से आयरन एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाएगी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बंदे जो आएगा ना 3 चीज़ों के साथ 3 काज़ेज़ हो सकते हैं। एक ये कि उसकी डाइट में आयरन नहीं है, दूसरा ये कि उसका कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, विज़िबल या अकल्ट ब्लड लॉस हो रहा है और तीसरा ये कि वो आयरन तो खा रहे हैं, आयरन कहीं से ब्लड कहीं से लॉस भी नहीं हो रहा, लेकिन जो आयरन है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पा रहा। उसकी मैंने आपको कुछ काज़ेज़ बता दी। अब हम चलते हैं आगे। ये प्रेज़ेंटेशन है, अच्छा ये एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना, ये ऑक्सीडाइज़ करता है। ये जो विटामिन सी है ना, ये ऑक्सीडाइज़ करता है, फेरिक को फेरस फॉर्म में लेके आता है और एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो आयरन के सप्लीमेंट्स हैं वो आपने ऑरेंज जूस के साथ लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। प्रेज़ेंटेशन क्या होती है? कोइलोनिकियाज़ होते हैं, एंगुलर चिलोसिस, जो एंगल्स हैं ना माउथ की, यहाँ अल्सर्स बनते हैं। उसके अलावा पाइका होता है। पाइका एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी में बंदा निकलता है, जहाँ भी उसको लगे वो मट्टी खाता है या फिर जो भी चूना खाता है, ये आयरन की तलाश में बंदा निकलता है। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस ज़ुबान की ना एट्रोफी हो जाती है उसकी म्यूकोज़ा की, क्योंकि आयरन चाहिए होता है उसकी ना वेल-बीइंग के लिए। लंबर विंसल सिंड्रोम, इसमें डिस्फेजिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, इसोफेजियल वेब्स होते हैं और लैब्स का देखें इसको डिस्कस कर लेते हैं उनके लिए जिनको नहीं आइडिया। तो सीरम आयरन कम होगा आयरन डेफिशिएंसी में और जो गोदाम है, जो फेरिटिन है, फेरिटिन गोदाम है हमारे जो लिवर में स्टोर्स पड़े हैं ना, अगर फेरिटिन कम है तो इसका मतलब है गोदाम खाली है, ठीक है? और ये आयरन डेफिशिएंसी में होगा। अच्छा, जब गोदाम खाली होंगे ना तो लिवर जो है वो ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन बनाएगा जो कि ब्लड में वो भेजेगा, ताकि जहाँ कहीं से उसको आयरन मिलता है वो उसको उठाए। जितना ज़्यादा फेरिटिन कम होगा उतना ज़्यादा ट्रांसफेरिन भेजेगा। सही है? तो जो फेरिटिन है और जो ट्रांसफेरिन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक-दूसरे के। अगर गोदाम में अच्छे हैं, फेरिटिन ज़्यादा है तो ट्रांसफेरिन कम है। अगर फेरिटिन कम है, गोदाम खाली है तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे भेजेगा लिवर आयरन को उठाने के लिए। जो ट्रांसफेरिन है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, ये दोनों सेम चीज़ है। ट्रांसफेरिन यही है ना कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है कि ब्लड कितनी आयरन के साथ बाइंड कर सकता है, टोटल कितनी कैपेसिटी है। तो जितना ज़्यादा आयरन होगा, जितने ज़्यादा बंदे भेजे होंगे उठाने के लिए, उतनी ज़्यादा आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखा जाए तो जो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ है ना, उसमें सीरम आयरन उसमें भी कम होता है, लेकिन उसमें जो फेरिटिन का स्टोर्स है ना, वो ज़्यादा होते हैं। तो जो फेरिटिन के स्टोर्स चेक करना ना, ये बेस्ट टेस्ट है। ये इतना सा ना स्पेसिफिक टेस्ट है इसके लिए, आयरन डेफिशिएंसी के लिए। तो ये एमसीक्यू आगे आता है। अब हम जल्दी-जल्दी जाएँगे। एनीमिया बच्चे को नॉर्मोसिटिक पिक्चर है, एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी से, ठीक है? मोस्ट लाइकली आयरन डेफिशिएंसी है। एनीमिक मेल है, एमसीवी है 70। अच्छा, मीन करपुस्कुलर वॉल्यूम के जो साइज़ को बताता है, ये नॉर्मली होता है 80 से 100 के दरमियान। 80 से कम है तो माइक्रोसिटिक, 80 से 100 है तो नॉर्मोसिटिक,
100 से ज़्यादा है तो मैक्रोसिटिक। और एमसीएच जो है ये होता है कि एक मतलब जो आरबीसीज़ हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन कितने हैं, तो ये बताएगी क्रोमोसिटी को। हम कहते हैं ना माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक या फिर हाइपरक्रोमिक या फिर नॉर्मोक्रोमिक। जो क्रोमिसिटी है वो ये बताती है। एमसीएच और एमसीएचसी एक ही चीज़ है। अच्छा, एमसीएच की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल? ये होती है 27 से लेकर 32 तक, ठीक है? तो अब ये इससे क्या मतलब हुआ कि ये एक पेशेंट और इसमें ये है हाइपोक्रोमिक, सही है? सीरम आयरन इतना है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और जो फेरिटिन है ये 15 है। फेरिटिन को मैंने ऐसे याद किया है फेरिटी, मतलब इसको ना एन को निकाल दो और इसको टीआई को टी करो, फेरिटी। तो जो फेरिटी है ये मतलब टी, टी तक होना अगर तो मतलब ठीक है, 30 से ज़्यादा हो, अगर 30 से कम है तो स्टोर्स कम है। तो फेरिटी इसके स्टोर्स खाली हैं और माइक्रोसिटिक पिक्चर है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, एनीमिक बंदा है, माइक्रोसिटिक है, आयरन भी कम है, फेरिटिन भी स्टोर्स भी खाली हैं, आयरन डेफिशिएंसी है, एचबी कम है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ट्रांसफेरेंस ज़्यादा है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। एनीमिया के फीचर्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया है, एचबी कम है, माइक्रोसिटिक है, हाइपोक्रोमिक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, 19 साल की लड़की है, ओपीडी में आई है और एनीमिया के फीचर्स के साथ आई है, साथ में पैलर भी है, एनीमिया है, माइक्रोसिटिक है, हाइपोक्रोमिक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिक, माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, स्पून शेल ब्रिटल नेल्स, एनीमिक, माइक्रोसिटिक, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, 26 साल का लड़का है, एनीमिक, माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक। टारगेट सेल्स मिलते रहें, ये कहीं भी आ जाते हैं। वैसे ये थैलेसीमिया के साथ होते हैं स्पेसिफिक, लेकिन ये भी हल्के-फुल्के तो आ जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रेग्नेंट लेडी है और एंटीनेटल विजिट्स भी आई थी। अब उसका ना जो बच्चा है वो क्या है, लिस्टलेस है। लिस्टलेस मतलब कि बच्चा जो है वो लेथार्जिक सा है, इनएक्टिव सा है और उसमें फेरिटिन कम है, गोदाम खाली है, तो आयरन की कमी है उसे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में फेरिटिन कम होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की? सीरम फेरिटिन। ये करवाए बगैर आप नहीं बता सकते कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का बेस्ट टेस्ट क्या है? सीरम आयरन और सीरम फेरिटिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये दोनों चीज़ें इसे डिफरेंशिएट करती हैं अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज से। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में फेरिटिन कम होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। फेरिटिन ज़्यादा होगा अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी, जबकि इसमें फेरिटिन कम होगा और ये कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ऑप्टिमम टेस्ट कंफर्मिंग आयरन डेफिशिएंसी, ये दोनों टेस्ट ऑप्टिमम टेस्ट दोनों है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी करवा लो। आयरन डेफिशिएंसी के लिए स्पेसिफिक कौन सा है, ये आपको भी बताया कि ये भी डिफरेंशिएट करता है। प्रेग्नेंट वुमन है और इसमें ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, पेशेंट में क्या मिलेगा? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, एचबी कम, टारगेट सेल्स मिलते रहे। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आयरन डेफिशिएंसी। प्राइमरी ग्रेविडा है, लास्ट ट्राइमेस्टर है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, आयरन दो उन्हें। एनीमिया है, एक बच्चे को हुकवर्म इन्फेक्शन मिला है। हुकवर्म होता है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवाता है, ये ब्लड चूसता है और ब्लड का ज़ाया भी करवाता है। तो एक 22 साल की लड़की आई है, उसे लिथार्जी, फटीग है और मट्टी खाती है, फाइका है उसे, फाइका है बच्चे को, मड खाता है बच्चा, वीकनेस है और कल अच्छा ये सारे कौन से तीनों कौन से केस आ गए? आयरन डेफिशिएंसी के ये तीनों, ठीक है। अब ये आ गया एक ग्रेविडा 4 है,
वीकनेस है और अकल्ट ब्लड आ रहा है स्टूल्स में, अकल्ट ब्लड आ रहा है तो ये काज़ है ना आयरन डेफिशिएंसी का। तो इसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अब अकल्ट ब्लड का काज़ क्या है वो हमने ढूँढना है। आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है? फेरेटिन की फॉर्म में, हीमो एनीमिक है बंदा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को बीटा थैलेसीमिया से कैसे डिफरेंशिएट करें? जब भी आपने थैलेसीमिया को रूल आउट करना है या आइडेंटिफाई करना है, आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी पड़ेगी। और डिफरेंट थैलेसीमिया की टाइप्स में आपको डिफरेंट तरह की हीमोग्लोबिन मिलेगी। ठीक है, तो ये HbA2 है जो कि हमें मिलती है बीटा थैलेसीमिया माइनर में, ये मिलती है। अच्छा, अब एक बंदा आ गया, अच्छा वैसे मज़े की बात है, आपको डिफरेंशिएट भी माइनर से ही करना पड़ेगा, मेजर तो खुद ही बता देगी कि वो मेजर है। द टाइप ऑफ एनीमिया दैट अकर्स आफ्टर पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी की है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक बंदा प्राइमरी ग्रेविडा है, 8th मंथ है, आयरन डेफिशिएंसी से आता है, या डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ आयरन इन एन अडल्ट फीमेल इज नॉट 2 ग्राम। 2 ग्राम तो बहुत ज़्यादा है, 2 ग्राम तक औरत के नॉर्मल स्टोर्स होते हैं, 2 से साढ़े 3 2 से 3 तक ना, मर्द के अंदर तकरीबन 4 ग्राम तक टोटल स्टोर्स होते हैं, तो 2 ग्राम एक दिन में खाएगा बंदा फिर तो आयरन मैन बन जाएगा वो। तो ये बहुत ज़्यादा है, कितना होती है रिक्वायरमेंट? देखिए इस तरह याद करें कि जो डंबल होता है ना? एक डंबल होता है, वो आयरन का बना होता है सपोज़, और वो 8 की शक्ल का होता है, ऐसे ही है। तो जो मेल्स है ना, मेल को कितनी कितनी चाहिए होती है? 8 मिलीग्राम पर डे, ये उसका सप्लीमेंट्री इनटेक होना चाहिए। सही है, ये वो है जो उसने डाइट में खानी है। मैं ये नहीं बता रहा कि उसको उसको पर बॉडी में ब्लड में कितनी चाहिए। इसमें से ना सिर्फ 10 टू 20% अब्ज़ॉर्ब होगी। सही है? तो ये है इसकी पर डे की जो इसने इनटेक लेनी करनी है। फीमेल्स में क्योंकि ब्लीडिंग होती है, मेंसेस होते हैं, तो उनमें उनकी क्या है? उनकी है 1/8। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है। उनमें कितनी होती है? उनमें होती है 2/8। ये पर डे कितनी उन्होंने खानी है, और इनमें से सिर्फ 10 टू 20% अब्ज़ॉर्ब होगी। सही है? अच्छा, और जो होती है पोस्ट मतलब जिनकी मेंसेस रुक जाते हैं, तो उन फीमेल्स में पोस्ट मेनोपॉज़ल जो होती हैं, उनमें कितनी होती है? उनमें भी मेल जितनी होती है। ठीक है? तो ये अपने पास ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। तो अगर इसमें पूछे वो, तो हम लोगों ने देखना है उसका स्टेम क्या है, मतलब क्या पूछना चाह रहा है। अगर तो पूछा डेली रिक्वायरमेंट्स कितनी है ब्लड के अंदर, तो फिर हम उसको कहेंगे मतलब 8 का 10 से 20%। तो ये कितना बनता है? ये बनता है फिर 0.8 या फिर पॉइंट 1.6, इतना बनता है। तो मतलब यही आंसर होगा। ये गलत जवाब है। आयरन एब्ज़ॉर्प्शन बेस्ट इंक्रीज़ेज़ विद विटामिन सी। विटामिन सी। एक बंदा आयरन की गोलियाँ खा रहा है, साथ में वो फ्रेश वेजिटेबल्स खा रहा है और फ्रूट्स खा रहा है। तो इनमें देखा जाए ना, तो उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो वैसे तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप आयरन भी खाओ और साथ में कैल्शियम भी ज़्यादा खाओ तो आपको ना एक ही कमी हो जाएगी। अगर आप एक टाइम में आयरन ज़्यादा खा लो, एक मतलब सप्लीमेंट्स ले रहे हो, नॉर्मल तो आप जो मर्ज़ी खाओ। अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो आयरन की एक टाइम में ले लो, कैल्शियम की एक टाइम में ले लो, क्योंकि ये दोनों कम्पीट करते हैं। इनके रिसेप्टर्स है ना गट में एक ही होते हैं जिनसे जाना होता है। तो ये दोनों कम्पीट करते हैं अब्ज़ॉर्ब होने के लिए। अब इस पेशेंट में देखें, ये आयरन की गोलियाँ भी खा रही है, साथ में ये कोई ऐसा अच्छी डाइट भी नहीं है इसकी कैल्शियम वाली, ये सिर्फ़ वेजिटेबल्स पे और फ्रूट्स पे गुज़ारा कर रही है। दूध वगैरह नहीं पी रही ना, या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा रही, तो कैल्शियम का इंटेक वैसे ही कम है, दूसरा आयरन टैबलेट्स ले रही है, तो इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी का चांस ज़्यादा है। अच्छा, अब ये आ गया फेरस फॉर्म ऑफ आयरन हीमोग्लोबिन में। आयरन की हमने अभी तक देखा 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है फेरिक फॉर्म Fe3+ और एक होती है फेरस फॉर्म Fe2+। जो अब हम देख लेते हैं कि ये कौन-सी फॉर्म कहाँ-कहाँ पाई जाती है? क्योंकि 2-4 सवाल इसी से रिलेटेड आ रहे हैं आगे। जो है ना, ये अपना फेरस फॉर्म, ये बड़ी रिएक्टिव होती है, ये खतरनाक है। अगर इस फॉर्म में रखा जाएगा ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बनाती है। ठीक है? तो इसको इस फॉर्म में ही रखा जाता है। इसको ना ये वाली फॉर्म ज़रा कदरे स्टेबल है, ये इतनी खतरनाक नहीं है। अब होता ये है कि जो अपनी
फूड है उसमें भी फेरिक फॉर्म होती है। गट में आके सिर्फ एब्ज़ॉर्ब करवाने के लिए इसको एसिड की मदद से फेरस में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन जैसे ही ये जज़ब हो जाती है, फ़ौरन ये फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है और ट्रांसफ़ेरिन इसे बाइंड कर लेता है। तो जो ट्रांसफ़ेरिन है, वो भी फेरिक फॉर्म में रखेगा, ठीक है? ताकि ये रिएक्ट ना करती फिर रास्ते में। और जो लीवर है जहाँ स्टोर्स पड़े हैं वो भी इसको फेरिक फॉर्म में रखेंगे, मतलब फेरिटिन के अंदर भी फेरिक फॉर्म में होगी, सही है। हीमोग्लोबिन जब बन जाएगा ना, हीमोग्लोबिन के अंदर ये फेरस फॉर्म में होगी, क्यों? हीमोग्लोबिन में ना हीम हम लोग हीम के अंदर इसको कैद करते हैं, तो तब वहाँ ये रह जाती है फेरस फॉर्म में। और फेरस फॉर्म में ना हीम के अंदर आपको पता है अगर हीमोग्लोबिन के अंदर जो अपने पास हीमोग्लोबिन है, इसमें ये होती है किस फॉर्म में? फेरिस फॉर्म में, ताकि ये रिवर्सिबली बाइंड कर सके ना। लेकिन जो फेरिक फॉर्म है ना, ये टाइटली बाइंड करती है। अगर किसी बंदे की हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाए, सॉरी, जो आयरन है वो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो बन जाता है मेथ हीमोग्लोबिन, जिसे मेथ हीमोग्लोबिनीमिया भी कहते हैं। इसमें यही होता है कि जो आयरन है वो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर जनाब हीमोग्लोबिन को छोड़ता नहीं और ऑक्सीजन को पकड़ता नहीं। एज़ अ रिज़ल्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग कम होती है और उस बंदे में हाइपोक्सिया होता है। आगे चलते हैं। एक आयरन फेरस फॉर्म में ट्रांसफेरिन में होती है, गलत, ये गलत है। ये फेरिक फॉर्म में होती है, मैंने आपको अभी बताया। हीमोग्लोबिन में फेरस फॉर्म में होती है। आयरन ट्रांसपोर्ट होती है ट्रांसफेरिन के थ्रू। मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट इन आयरन होम्योस्टेसिस। हम आयरन होम्योस्टेसिस में कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है? अपने पास ये हेप्सिडिन। हेप्सिडिन ना वो है, मास्टर है आयरन कंट्रोल का। जब हेप्सिडिन ज़्यादा होगा ना, तब है ना ये रो मतलब जब तो हेप्सिडिन कम है तब तो आयरन जो करता रहे। लेकिन जब हेप्सिडिन ज़्यादा होगा ना, ये गट को कहेगा कि आयरन नहीं उठाना, ठीक है? तूने जो बाकी उठाना है उठा। और दूसरा ये अपना मैक्रोफेजेस को कहेगा कि जो आयरन अंदर पड़ा है उसको अपने अंदर रख। लीवर को कहेगा जो आयरन है, लीवर को कहेगा कि जो आयरन है वो अपने अंदर रख, बाहर नहीं निकालना। बाकी आपको ये पता तो होगा ही पहले। आयरन एब्ज़ॉर्प्शन फेरस फॉर्म में होती है और ये द salivary secretion that excrete antibacterial action by depriving microorganisms of iron। ये लैक्टोफेरिन है, ये मिल्क के अंदर होता है, ब्रेस्ट मिल्क में होता है। ना सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क में बल्कि सलाइवा में भी होता है, नेज़ल सेक्रेशंस में भी होता है, टीयर्स में भी होता है। ये करता यही है जिस तरह ये जिस तरह ट्रांसफेरिन नहीं है, इसी तरह लैक्टोफेरिन है। ये आयरन के साथ बाइंड कर जाएगा और उसको अवेलेबल नहीं होने देगा बैक्टीरिया के लिए, ताकि बैक्टीरिया को चाहिए होता है ना आयरन ग्रोथ के लिए उनकी बेसलाइन न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना हो तो क्या करवाते हैं? सीरम एल्बुमिन और साथ में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेग्नेंट फीमेल 1 ग्राम, पूरी प्रेगनेंसी में 1 ग्राम चाहिए होती है। पर डे कितनी खानी होती है मैंने आपको बताया 28 मिलीग्राम, 28 ना। और कितनी अंदर जज़ब होगी तो 2.8 जो इनके ब्लड में चाहिए, 2.8 या फिर 4.6, ठीक है? 5.6 टोटल बॉडी आयरन कंटेंट इन एन अडल्ट वुमेन इज अबाउट, हाँ, टोटल आयरन कंटेंट 2 ग्राम होता है ऑलमोस्ट फीमेल्स में, और मेल्स में 4 ग्राम होता है। पेशेंट हैज़ एन एंड स्टेज रीनल डिजीज, 6 माह से डायलिसिस हो रहे हैं, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुकी हैं, एचबी 8 पे खड़ी है। एचबी देखो, एनीमिक, माइक्रोसिट, नहीं, एनीमिक, नॉर्मोसिटिक, हाइपोक्रोमिक। एनीमिक, नॉर्मोसिटिक, हाइपोक्रोमिक। एनीमिक, नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, एनीमिक। सही है। वो एक बंदा आया, 29 साल की औरत है, 5 साल से उसको कमजोरी और ये मसला चल रहा है, नोश है, एनीमिक है, माइक्रोसिटिक है, हाइपोक्रोमिक है, आयरन सप्लीमेंट्स भी ले रही है 2 माह से, 9.6 से ना एचबी, 9.6 से एचबी आ गई है 10 पे, 2 माह के बावजूद।
वैसे तो और वजूहात भी हो सकती हैं, क्या पता ये अगर नॉर्मल केस की बात करें तो क्या पता ये गोलियाँ ना खा रही हो, क्या पता इसमें अब्ज़ॉर्प्शन के मसले हों, इसमें गैस्ट्राइटिस चल रहा हो या एसिड प्रोडक्शन सही ना हो, एप्लोरोहाइड्रिया हो, एसिड प्रोडक्शन कम को होने को कहते हैं। तो ये मसले हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करवानी हो तो हम इसको थैलेसीमिया रूल आउट करेंगे, थैलेसीमिया ट्रेट, तो उसमें हम एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएँगे। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आयरन सप्लीमेंट्स दे रहे हैं। कैसे चेक करें? किंग सीरम फेरेटिन बेस्ट टेस्ट है। ये इसी तरह है जिस तरह शुगर के पेशेंट में मॉनिटरिंग के लिए HbA1c सबसे अच्छा है ना, अगर अरसे से बाद आ रहे हैं आपके पास पेशेंट, तो उसी तरह इनमें सबसे फेरेटिन अच्छा है मॉनिटरिंग के लिए। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, एक बंदे को अगर अचानक से किसी सर्जरी से, किसी ट्रॉमा से उसका ब्लड लॉस होता है ना, तो उसमें ब्लड की पेरिफेरल मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होगी, सेंस ही नहीं बनती। तो कब चेंज होगी? जब एक बंदा आया उसको आज उसमें ब्लड लॉस हुआ है 1.5 लीटर 2 लीटर जितना ब्लड लॉस हुआ है, तो उसको ना तकरीबन 1 माह बाद जाके उसकी ना ब्लड पिक्चर चेंज होगी। वो भी तब अगर आयरन उसको ना मिले, आयरन डेफिशिएंसी हो जाए, तब वो माइक्रोसिटी की तरफ जाएगा। अदरवाइज़ तो तब भी शायद चेंज ना हो, ठीक है ना? तो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आप जब भी उसका टेस्ट करवाओगे, आपको नॉर्मोसिटिक मिलेगा। हाँ, आपको रेटिक्स काउंट ज़्यादा मिल सकते हैं, मतलब बोन मैरो का अभी वो बोन मैरो ने काम शुरू कर दिया है। लेकिन अगर उसको आयरन की डेफ़िशिएंसी भी हुई और बाद में मतलब आयरन ना लिया उसने, तो वो आयरन को बाद में ऐसी पिक्चर आएगी। 1.5 लीटर ब्लड लॉस हुआ तो नॉर्मोसिटी की रहेगा, 40 साल का बंदा है, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो नॉर्मोसिटी की पिक्चर आएगी। कार से 1.5 लीटर ब्लड लॉस हुआ है तो नॉर्मोसिटी की आएगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस तरह के अकल्ट ब्लड होते हैं, तो अब माइक्रोसिटिक होगी, क्योंकि अब इसमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी ना। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक कब आएगी पिक्चर? जब 2 दिन के अंदर अंदर ब्लड लॉस हुआ है, रिसेंट ब्लड लॉस हुआ है तो नॉर्मोसिटिक होगा। एच बी, अच्छा ये आ गया अपने पास थैलेसीमिया, यहाँ से थैलेसीमिया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें ये है कि बार बार एक बच्चा उसको बार बार फ्रीक्वेंट ट्रांसफियर्स कर रहे हैं, बल्कि अभी यहीं तक करते हैं।